हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास की थर्ड यूनिट। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट जो थी वो थी हमारी पाइथन पांडास और डाटा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड थी। फिर हमारी सेकंड यूनिट जो थी वो एसक्यूएल और डाटाबेस पर बेस्ड थी। आज की यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा 12th क्लास का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस। और ये सिलेबस जो है ये वो सिलेबस है जो कि इनिशियली लॉन्च हुआ था। इस सिलेबस को आप लोग पहले भी कई बार वीडियोस में देख चुके होंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स का डिवीजन था उसमें फर्स्ट यूनिट जो थी वो 30 मार्क्स की थी, सेकंड यूनिट 25 मार्क्स की थी, थर्ड यूनिट 7 मार्क्स की और फोर्थ यूनिट जो है वो 8 मार्क्स की थी। बट 7 जुलाई को जो है दोबारा से सिलेबस में चेंजेस किए गए, बिकॉज सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से 2020-21 का जो सेशन है वो बहुत शॉर्ट हो गया है और टाइम कम होने की वजह से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट है। तो इसीलिए फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं और इसी वजह से यूनिट्स की वेटेज में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो था ये हमारा यूनिट, यहाँ पे आपने ये डिटेल्ड सिलेबस जो है ये देखिए, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। यूनिट वाइज जो हमारी यूनिट 1 थी ये कंप्लीट यूनिट 1 है। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 एंड आफ्टर दैट डाटा विजुअलाइजेशन, जो कि हमारा ये देखिए डाटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट, ये सारा हमारा यूनिट 1 में कवर हो रहा है, जो कि हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में। उसके बाद ये हमारी सेकेंड यूनिट जो थी ये पूरी तरह से डाटाबेस और एसक्यूएल पे बेस्ड थी, जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, एसक्यूएल के ये सारी चीजें भी हमने कवर कर ली थी। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो हमारी रहती थी बीच में। हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने क्लासेस लेना बंद कर दिया था। तो अब जब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट से, तो मैंने सोचा कि एक बार पहले आपको बता दूं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सिलेबस से रिमूव हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम कौन से पार्ट जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए एसक्यूएल का जो ऑपरेशंस हैं, ये वाला पार्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, ये वाला पार्ट जो है वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा इस वाले पार्ट से भी कुछ फंक्शंस जो हैं वो रिमूव हुए हैं। मैं अभी आपको रिड्यूस्ड सिलेबस दिखाऊंगी, तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको आपकी बुक का इंडेक्स भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके चैप्टर्स की सीक्वेंस जो है वो क्या है। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी, फर्स्ट यूनिट से भी हमारा कुछ पार्ट जो है वो रिमूव हुआ है। जो डाटा फ्रेम का बेसिक पार्ट था अब सिर्फ वो हमारे सिलेबस में आएगा। जो एडवांस्ड पार्ट है डाटा फ्रेम का वो अब सिलेबस में नहीं रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज्ड सिलेबस दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस की पीडीएफ। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट्स की वेटेज जो है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन, वो पहले 30 मार्क्स की थी, बट अब वो एग्जाम्स में 25 मार्क्स की आएगी। तो इस वाली यूनिट से जो है हमारे 5 मार्क्स कम कर दिए गए हैं। सेकेंड यूनिट जो है वो पहले भी 25 मार्क्स की थी, वो अब भी 25 मार्क्स की ही आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है, थर्ड यूनिट आपकी पहले 7 मार्क्स की थी, वो अब 10 मार्क्स की आएगी एग्जाम्स में। सिमिलरली जो फोर्थ यूनिट है वो पहले 8 मार्क्स की आने वाली थी, बट अब 10 मार्क्स की आएगी। तो बेसिकली सिर्फ 5 मार्क्स जो है वो इधर से उधर किए गए हैं। फर्स्ट यूनिट से 5 मार्क्स हटाकर थर्ड और फोर्थ यूनिट में एडजस्ट कर दिए हैं, ताकि जो है मेंटेन रहे चीजें।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सिलेबस से टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से रिड्यूस हुए हैं, या फिर अब जो नया हमारा सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर है पांडास के, सीरीज एंड डाटा फ्रेम। दोनों ही डाटा स्ट्रक्चर्स अभी भी हमारे सिलेबस में है। सीरीज वाला डाटा स्ट्रक्चर जितना पार्ट पहले था उतना पूरा का पूरा पार्ट अब भी आपके सिलेबस में है, बट जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं डाटा फ्रेम वाले पार्ट में। ये देखिए, डाटा फ्रेम के जो बेसिक ऑपरेशंस थे वो सारे अब भी आपके सिलेबस में हैं, बट जो डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशंस थे वो अब सिलेबस से हट गए हैं। तो अब आप लोगों को वो वाला पार्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये आपको स्टडी करना है। इसके साथ ही इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डाटा फ्रेम्स, ये टॉपिक पहले भी सिलेबस में था, अब भी सिलेबस में है। इस वाले टॉपिक को हमने अभी तक कवर नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आई थी कि मैम ये वाला टॉपिक रहता है, तो इस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा डाटा विजुअलाइजेशन। तो डाटा विजुअलाइजेशन जितना हमारा पहले था सिलेबस में उतना अभी भी है, तो डाटा विजुअलाइजेशन आपको पूरा स्टडी करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है हमारी डाटाबेस और SQL पे बेस्ड। तो ये देखिए, ये मैंने अभी आपको प्रीवियस PDF में भी दिखाया था कि ये सारा जो भी है, जितने भी फंक्शंस, ये अभी भी हमारे सिलेबस में है। सिर्फ जो ऑपरेशंस थे वो यहाँ से रिमूव हुए हैं, यानी कि जो यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और जॉइंट्स वाला जो लास्ट टॉपिक था वो सिलेबस से हट गया है। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ दूसरी PDF से। ये वाली थी हमारी, ये देखिए यहाँ मैंने ये हाईलाइट भी किया था। तो सिर्फ ये ऑपरेशंस ऑन रिलेशन वाला जो टॉपिक है ये अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो एज इट इज यूनिट 2 में अभी भी हमारे सिलेबस में हैं ये वाले। साथ ही साथ यूनिट 1 का भी आप देख लीजिए। यूनिट 1 में डाटा विजुअलाइजेशन पूरा है, लेकिन जो डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास का फर्स्ट पार्ट है, सिर्फ ये अब हमारे सिलेबस में है इतना पार्ट। लेकिन जो ये डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, यानी कि जिसमें डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशंस हैं, ये वाला पार्ट जो है अब आपके सिलेबस से हट गया है, तो ये वाला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है, थर्ड और फोर्थ यूनिट सेम है, उसमें सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट। आपकी बुक में जो है थर्ड यूनिट को 2 चैप्टर्स में कवर किया गया है, 9th और 10th चैप्टर। जो 9th चैप्टर है उसमें बेसिकली आपके ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। सारी टोपोलॉजीज, डिवाइसेस और टाइप ऑफ नेटवर्क जो है वो 9th चैप्टर में कवर हो रहे हैं। इसके बाद जो इंटरनेट वाला चैप्टर है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है जो हम डेली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, तो इसलिए इसे पढ़ने में जो है आई होप आप लोगों को काफी इंटरेस्ट भी आएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप एक तो चैप्टर नंबर पे भी ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हमने की हैं वो सब हमने जो हमारी पहले वाली बुक्स थी उनकी हेल्प से ही की थी, क्योंकि सिलेबस सेम था प्रीवियस ईयर से। तो चैप्टर नंबर्स में मे बी आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि चैप्टर नंबर्स जो थे वो चेंज हो रहे थे, लेकिन ये जो है ये आपकी बुक में जो 2020-21 वाले सेशन की जो बुक है उसमें आपकी थर्ड यूनिट चैप्टर 9 से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले के 8 चैप्टर्स जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो 9th चैप्टर से आज जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस चैप्टर में आप यहाँ पे आउटलाइन में देख भी सकते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज और डिवाइसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ये टाइप ऑफ नेटवर्क्स, उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो हम चैप्टर 9 में कवर करेंगे यहाँ से।
टाइप ऑफ नेटवर्क्स जिसमें लैन, मैन और वैन के बारे में पढ़ेंगे। टोपोलॉजीज जिसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजी स्टडी करेंगे। और नेटवर्क डिवाइसेस, हब, स्विच, मॉडेम, इन सारे डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो होता क्या है। और कंप्यूटर नेटवर्क से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल लैंग्वेज में नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। अगर हम उसे कंप्यूटर टर्म से हटा भी दें तो भी नेटवर्किंग का आखिर मतलब क्या होता है। नेटवर्किंग मतलब जुड़ाव। जब हम किसी से भी कनेक्ट होते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। नॉर्मल लाइफ में भी ह्यूमन नेटवर्क्स जो हैं वो होते हैं। In the history of mankind, networking in any form has always given better results, better outcomes, and better utilization of resources. हिस्ट्री में हमने हमेशा देखा है कि नेटवर्किंग जो है वो हर फॉर्म में हमेशा हमें अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे आउटकम्स देती है और हम रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से जो है वो यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। For instance, you always have benefited from human networks. ह्यूमन नेटवर्क जो है वो सबसे कॉमन नेटवर्क है जो कि हम अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में देखते हैं। अब ह्यूमन नेटवर्क से आपको फायदे कैसे होते हैं और ह्यूमन नेटवर्क्स होते कौन से हैं। अब हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली बहुत बड़ी होती है तो वो क्या है, एक ह्यूमन नेटवर्क है। हम स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं तो वो भी क्या है, एक ह्यूमन नेटवर्क है। कॉलेज जाते हैं, वहां पे हमारा फ्रेंड सर्कल होता है तो एक जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या है, वो एक नेटवर्क है। अब आपको कोई भी चीज चाहिए, मान लीजिए आप अपने लोकल एरिया मार्केट में जाते हैं, वो चीज आपको वहां नहीं मिल रही, बट आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में आपका कोई फ्रेंड आ रहा है जिसके मार्केट में, जिसके वहां की जो लोकल मार्केट है उसमें वो सामान इजीली मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप आपके फ्रेंड को बोलोगे कि वो आपको वहां से वो सामान खरीद कर लाकर दे दे। आप उसे पैसे दे देंगे और उससे सामान ले लेंगे, तो इससे आपका काम कितना आसान हो गया। बट अगर आपका कोई फ्रेंड वहां नहीं रह रहा होता तो आपको खुद वहां जाना पड़ता, सामान परचेज करना पड़ता, जो कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो जब ह्यूमन नेटवर्क्स होते हैं तो उससे हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, हमें लोगों की हेल्प मिलती है जिससे हम अलग अलग एरियाज तक पहुंच पाते हैं। तो आपकी बुक में देखिए ह्यूमन नेटवर्क का आपको एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू बाय अ सर्टेन बुक। मान लीजिए आपको कोई भी एक बुक खरीदनी है विच इज नॉट अवेलेबल एट द बुक शॉप नियर यू, जो कि आपके आसपास की किसी बुक शॉप पर अवेलेबल नहीं है। बट योर फ्रेंड हु लिव्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, बट आपका कोई फ्रेंड जो कि सिटी के किसी दूसरे पार्ट में रह रहा है, से ही कैन बाय इट फॉर यू as this book is available in the bookshop near his house। तो वो आपको कहता है कि वो आपके लिए बुक ला देगा क्योंकि ये बुक जो है उसके घर के पास की बुक शॉप्स में अवेलेबल है। You happily agrees to this और आप obviously इस बात से खुश हो जाते हो। Next day in the school he hand over the book to you and you pay to him। आप उससे बुक ले लेते हो और उसे पैसे दे देते हो जो भी बुक का प्राइस है। Both are happy। He is happy to help। आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करके खुश है and you are happy to get the book। और आप इसलिए खुश हैं क्योंकि आपको बुक मिल गई। And to have a helping friend और आपको एक helping friend भी मिला है। See, networking is so useful। तो आपने देखा कि नेटवर्किंग जो है वो कितनी यूजफुल है। In fact, networking is useful in all forms। अब यहाँ जो हमने देखा वो एग्जाम्पल एक ह्यूमन नेटवर्क का था, बट नेटवर्किंग जो है वो किसी भी फॉर्म में हो वो हमेशा हमारे लिए यूजफुल ही होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग इज नो एक्सेप्शन और इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग भी जो है वो कुछ अलग नहीं है। जैसे हर तरह की नेटवर्किंग हमारे लिए यूजफुल होती है वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। कनेक्शन अमंग ह्यूमंस मेक ह्यूमन नेटवर्क। जब ह्यूमंस के बीच कनेक्शन बनता है तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन नेटवर्क।
and connection among computers make computer network. बट जब यही कनेक्शंस कंप्यूटर्स के बीच बनते हैं, जब हम कई सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कंप्यूटर नेटवर्क मिलता है. In this chapter, we shall talk about the basics of computer networks, their structure, types, devices, and protocols, etc. तो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर नेटवर्क के जो बेसिक होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के इंट्रोडक्शन से. अभी जो हमने पढ़ा, हमने नेटवर्किंग पढ़ा कि आखिर नेटवर्किंग होती क्या है. अब हम नेटवर्किंग से एक स्टेप आगे आ जाते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क स्पेसिफिकली क्या होता है. Two or more autonomous computing devices connected to one another in order to exchange information or share resources form a computer network. जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस, अब यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? वो हमारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, हमारे टेलीफोन्स, मोबाइल्स, कुछ भी हो सकता है, टैबलेट्स, जो भी हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं वो कोई भी सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं. ऑटोनोमस मीन्स यानी कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जैसे आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, वो अभी एट प्रेजेंट किसी से कनेक्टेड नहीं है, एक इंडिविजुअल यूनिट है. बट जब हम उन्हें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए, रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, तो वो सब आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन योर होम you connect your smartphone, your laptop with your smart TV, gaming console and a printer simultaneously, either using cables or through Wi-Fi, it will be termed as a computer network. आजकल सब लोग घरों में देखते हैं कि स्मार्ट टीवी होता है जिसे हम इजीली अपने फोन या लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर जो भी गेम या फिर वीडियो हमारे फोन या लैपटॉप में चल रहा होता है वो हम अपने टीवी में प्ले कर लेते हैं. साथ ही साथ प्रिंटर्स को हम अपने फोन और लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं जिससे कि हम प्रिंट आउट्स जो है वो बहुत इजीली ले सकते हैं. अब ये कनेक्शंस जो हैं वो दोनों तरीके से होते हैं. कई बार हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं और कई बार हम केबल्स यूज करके इन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं. जनरली आपने देखा होगा कि जब लैपटॉप कनेक्ट करना होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रिंटर और लैपटॉप को एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और इजीली प्रिंट आउट ले लेते हैं. बट वाईफाई और केबल दोनों ही तरीके से इन्हें आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, और चाहे ये किसी भी तरीके से कनेक्ट हो, जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक कंप्यूटर नेटवर्क. इसी तरह के नेटवर्क का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इस फिगर 9.1 में शो किया गया है. ये देखिए, यहाँ पर एक वाईफाई राउटर है. वाईफाई राउटर से यहाँ पे प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं, हमारे एंटरटेनमेंट कंसोल्स यानी कि मोबाइल फोन और जो हमारा लैपटॉप है वो कनेक्टेड है. अगेन यहाँ कंप्यूटर्स हैं वो इससे कनेक्टेड हैं. वाईफाई जो है वो बाहर से इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, तो मॉडेम के थ्रू जो है वाईफाई उस इंटरनेट से कनेक्टेड है, और हमारे घर के जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे इस वाईफाई के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इस तरह का कोई भी नेटवर्क होता है तो उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या-क्या होती हैं. जब भी कोई भी चीज होती है तो उसके प्रोज और कॉन्स साथ साथ आते हैं. ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें या तो सिर्फ प्रोज हो या फिर सिर्फ कॉन्स हो, यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां हो, बुराइयां ना हो, या फिर जिसमें सिर्फ बुराइयां हो उसकी कोई अच्छाई ना हो. हर चीज के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी हमेशा होता है. तो नेटवर्क के केस में देखते हैं कि नेटवर्क की एडवांटेजेस जो हैं वो क्या-क्या होती हैं पहले, उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे. सबसे पहली जो एडवांटेज है नेटवर्क की वो है शेयर रिसोर्सेज. जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता है तो उस नेटवर्क की हेल्प से हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं. आप लोगों ने स्कूल में या फिर कॉलेजेस में देखा होगा कि कंप्यूटर लैब होती है.
कंप्यूटर लैब या फिर अपने ऑफिसेज में जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वर्क कर रहा होता है वहां भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बट प्रिंटर और स्कैनर जो है वो हमेशा एक या दो ही होते हैं और सारे कंप्यूटर्स जो हैं उन्हीं प्रिंटर्स और स्कैनर्स को यूज कर रहे होते हैं। और वो किसकी हेल्प से? शेयरिंग की हेल्प से, कि एक ही प्रिंटर है बट मल्टीपल कंप्यूटर्स उस प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं, एक ही स्कैनर है मल्टीपल सिस्टम्स उस स्कैनर को एक्सेस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से हम सेम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी चीपर रहता है, क्योंकि इस तरीके के इक्विपमेंट्स जो हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। तो जब हम उन्हें शेयर कर पाते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है शेयर स्टोरेज। जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता है तो रिसोर्सेज के साथ साथ हम स्टोरेज भी शेयर कर पाते हैं। अब स्टोरेज कैसे शेयर कर पाते हैं? अब मान लीजिए आपके पास 4-5 कंप्यूटर्स हैं, अब वो सब किसी भी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बट काम करते करते आपको एक फाइल की जरूरत पड़ी जो किसी दूसरे सिस्टम पे अवेलेबल है। तो अब अगर वो फाइल दूसरे सिस्टम पे अवेलेबल है, तो अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं होती तो आप क्या करते? कोई भी पेन ड्राइव या सीडी लेते, दूसरे सिस्टम से उस फाइल को पेन ड्राइव सीडी में कॉपी करते, फिर अपने सिस्टम में उसे पेस्ट करके फिर उसके बाद आप काम करते, जिससे आपका बहुत टाइम भी वेस्ट होता और आपके सिस्टम की मेमोरी भी फुल होती, क्योंकि जितनी फाइल्स आपको चाहिए उतनी सारी फाइल्स आपको अपने सिस्टम में कॉपी करनी पड़ती। बट जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं, तो अगर जिस सिस्टम से आपको फाइल चाहिए वो सिस्टम आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, तो आपको फाइल को अपने सिस्टम में कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस फाइल को उस दूसरे सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे जो है हमने दूसरे सिस्टम की यानी कि मेमोरी को एक्सेस किया है, उसके स्टोरेज को शेयर किया है। तो इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से हम स्टोरेज को भी शेयर कर सकते हैं। Being able to access files from any machines on the network can share data, क्योंकि हम जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं उस नेटवर्क में जितनी भी मशीन्स हैं, हम उन सभी मशीन्स से फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि नेटवर्किंग की हेल्प से हम स्टोरेज को जो है शेयर कर सकते हैं। कैन शेयर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा। जब भी आप लैब में जाते होंगे, पाइथन आपके सिलेबस में है, तो पाइथन के प्रैक्टिकल्स करने के लिए जो मेन सिस्टम होता है उस पे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल्ड होता है, और बाकी सारी मशीन्स जो हैं वो उस मेन सिस्टम पे डिपेंडेंट होती हैं। तो यानी कि जो हमारा सेंट्रल सिस्टम है, हम उस पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी मशीन्स जो हैं उस सॉफ्टवेयर को वहां से एक्सेस कर लेती हैं। अब जो सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमारे पास मान लीजिए 10 कंप्यूटर्स हैं तो हम 10 के 10 में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए हमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है, अगर हम जितने हमारे पास सिस्टम है हम उतने सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो बेटर क्या होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर खरीदें, उसे सेंट्रल सिस्टम पे इंस्टॉल करें, और जब लाइसेंस परचेज कर रहे हैं तो हम उसके साथ ये परमिशन परचेज करें कि साइमल्टेनियसली वो सॉफ्टवेयर कितनी मशीन्स पे रन हो सकता है। यानी कि इंस्टॉल एक ही मशीन पे है, बट उस एक मशीन से वो साइमल्टेनियसली 10 मोर मशीन्स पे जो है रन कर सकता है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड सेंट्रली रादर देन ऑन ईच मशीन। हर मशीन की बजाय उसे सेंट्रली इंस्टॉल कर देते हैं। Metering software can then be used to limit the number of copies being run at any one time। और हम कॉपीज की लिमिटेशन जो है वो परचेज कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉपीज जो है सेम टाइम पे रन कर सकती हैं। दिस इज मच चीपर देन बाइंग लाइसेंस फॉर एवरी मशीन, और ये हर मशीन के लिए लाइसेंस खरीदने से कहीं ज्यादा चीपर होता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली जब हम
नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो हम दूसरी मशीन्स के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ये तो हो गई कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेजेस, बट इन एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि कंप्यूटर नेटवर्क की डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज है जो कि बहुत ही कॉमन है और हम खुद से भी ये चीज समझते हैं। जब आपके पास एक सिंगल यूनिट होती है तो उसे हैंडल करना बहुत इजी होता है, बट जब हम मल्टीपल यूनिट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को 4-5 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, तो जब हमने उसे कनेक्ट कर दिया तो सबसे पहली बात तो उन कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोफेशनल मेंबर चाहिए, यानी कि जो आईटी स्पेशलिस्ट हो जिसे ये सारी चीजें करनी आती हो, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने आते हो। हमें उस स्पेशलिस्ट स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमें केबल या फिर कोई भी मीडियम चाहिए होगा जिसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। और साथ साथ जब 10-15 कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसे हैंडल करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यही फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है। द सिस्टम्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टू रन, कि जब कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल होता है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है रन करने में। दिस कैन ऐड टू कॉस्ट एंड यू मे नीड स्पेशलिस्ट स्टाफ टू रन द नेटवर्क, और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी जो है बढ़ जाती है और हमें स्पेशलिस्ट स्टाफ की जरूरत पड़ती है उस नेटवर्क को रन करने के लिए। सेकेंड वन इज, इफ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज्ड सर्विस कैन बिकम अनयूजेबल एंड प्रोडक्टिविटी फॉल्स। अगर नेटवर्क को ठीक से मैनेज ना किया जाए, उसकी सर्विसेज को अच्छे से यूज ना किया जाए तो वो अनयूजेबल हो जाती हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी कम होती है और नेटवर्क का कोई पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ एडवांटेजेस में पढ़ा था कि हम स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं, यानी कि जब हम एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं और हमें दूसरे सिस्टम से कोई फाइल चाहिए तो हम डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट मान लीजिए जो लोग उस वक्त नेटवर्क को यूज कर रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो दूसरे सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर ये पता है कि सिस्टम की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि एक्सेस करें कैसे, तो दोनों ही केसेस में ये एडवांटेज उनके लिए किसी काम की नहीं रही। तो बेसिकली वो करेंगे क्या, वो फाइल को कॉपी करके अपने सिस्टम में पेस्ट करेंगे, जिससे कि नेटवर्क का कोई यूज ही नहीं रहा वहां पर। तो जब इस तरीके से सर्विसेज को यूज नहीं किया जाता, नेटवर्क को बैडली मैनेज किया जाता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। कि एक तो आपने पहले से ही एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया है और फिर जो उसके बेनिफिट्स हैं आप उसे भी यूज नहीं कर रहे, आप बिना वजह मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो उस केस में प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है और आउटकम भी कम हो जाता है। If softwares and files are held centrally, it may be impossible to carry out any work if central server fails. अभी हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे सेंट्रल सिस्टम पे जो मेन सिस्टम होता है, सर्वर होता है, उस पे इंस्टॉल कर देते हैं और वहां से जो है बाकी सारी मशीन्स पे उसे रन करते हैं। बट मान लीजिए कि जो आपकी मेन मशीन है, जो आपकी सर्वर मशीन है, वही खराब हो गई, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो जो मेन मशीन है अगर वही वर्क नहीं कर रही तो जो बाकी की डिपेंडेंट मशीन्स हैं जो सॉफ्टवेयर को उस मेन मशीन से लोड कर रही थी वो सब भी वर्क नहीं करेंगी। तो इसलिए इस केस में रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम टोटली सर्वर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और अगर सर्वर फेल हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है सर्वर के साथ बाकी मशीन्स का, तो उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है फाइल सिक्योरिटी। अब जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस कर पाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें सिक्योरिटी रिस्क होता है।
और स्पेशली अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे हमारे सिस्टम में वायरस आने की काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहती हैं। इसलिए जब हम नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। Now, computer networks are very useful in many ways. कंप्यूटर नेटवर्क ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा, बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल होता है। उससे हम रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर पाते हैं, चाहे वो स्टोरेज हो, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर डिवाइसेस हो। इट इनहेंस्ड कम्युनिकेशन। जब कंप्यूटर नेटवर्किंग अवेलेबल होती है तो उससे कम्युनिकेशन जो है वो डिवाइसेस के बीच बहुत इजी हो जाता है। कॉस्ट रिडक्शन, हमें कम हार्डवेयर डिवाइसेस परचेज करने पड़ते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट जो है कम हो जाती है। तो यहाँ आपको यही बताया गया है कि जो 9.1b आपका ये फिगर था, इसमें हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया गया है, जो कि हमने अभी डिटेल में स्टडी कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था कि हम आपस में कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट जब कर देते हैं तो उससे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है बन जाता है। बट सिर्फ डिवाइसेस को इस तरीके से कनेक्ट कर देने से नेटवर्क फॉर्म नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं अवेलेबल होते हैं, तो उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज की वीडियो में हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आप थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से लीजिए कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एक बार आप उस पार्ट को रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको जो आज वाला पार्ट था वो समझ आया या नहीं आया, या आपको इसके साथ एडिशन में कुछ नोट्स या फिर कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।